विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। यूनिट 2 में हमने टोटल 17 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुनें, जो सबसे पुराना है वो पहले आएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जियोलॉजिक टाइम स्केल को अच्छे से समझना पड़ेगा। जियोलॉजिक टाइम स्केल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पुराना है इयॉन, फिर है एरा, इयॉन, एरा, फिर पीरियड, फिर आता है एपॉक। इयॉन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है प्री कैम्ब्रियन जो कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व से लेके 54 करोड़ वर्ष पुराना है। फिर आता है फेनरोजोइक इयॉन जो कि 54 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके अभी तक का है। फिर फेनरोजोइक इयॉन को 3 एरा में डिवाइड किया गया है। पहला एरा है पैलियोजोइक जो कि 54 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 25 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय है। फिर आता है मेसोजोइक एरा जो लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय है। फिर आता है सेनोजोइक एरा जो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष से लेके अभी तक का समय है। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके अभी तक का समय ये आता है सेनोजोइक एरा में। अब ये जो एरा है कई पीरियड में डिवाइड है। जो पैलियोजोइक एरा है ये 7 पीरियड में डिवाइड है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिओनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, पर्मियन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैम्ब्रियन और पर्मियन। कैम्ब्रियन लगभग 54 करोड़ से लेकर 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय था और पर्मियन लगभग 30 से 25 करोड़ करोड़ वर्ष पूर्व का समय। फिर आता है मेसोजोइक एरा का। मेसोजोइक एरा का 3 पीरियड है। एक है ट्रायसिक, फिर है जुरासिक और फिर है क्रिटेशियस। ट्रायसिक जो पीरियड था ये लगभग 25 से 20 करोड़ वर्ष का समय था और जुरासिक जो पीरियड था 20 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व का समय था और क्रिटेशियस था ये 14.5 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय था। इसके बाद आता है सेनोजोइक। सेनोजोइक एरा जो है ये सेनोजोइक एरा 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक का है। सेनोजोइक एरा ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर अब तक का है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्शियरी जो पीरियड है ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 16 लाख वर्ष पूर्व तक का समय है, जबकि क्वाटरनरी जो है ये 16 लाख वर्ष पूर्व से लेकर अब तक का समय है। टर्शियरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पैलियोजीन, नियोजीन। पैलियोजीन 6.5 करोड़ वर्ष से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय और नियोजीन 2.5 करोड़ वर्ष से लेकर लगभग 16 लाख वर्ष तक का समय। अब ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ का ये जो पीरियड है इसमें आता है जैसे सबसे पुराना है पैलियोसीन, फिर आता है इयोसीन, फिर आता है ओलिगोसीन, उसके बाद आता है मायोसीन, फिर प्लायोसीन। सबसे पुराना है पैलियोसीन, फिर इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन। उसके बाद आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में है सबसे पुराना प्लीस्टोसीन, फिर आता है होलोसीन। होलोसीन अभी का पीरियड है जो भी चल रहा है। तो इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है पैलियोसीन। पैलियोसीन किसी में दिया नहीं है ऑप्शन में। फिर आता है उसका इयोसीन। तो इयोसीन किस में है? ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। तो यानी ऑप्शन ए और डी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी या सी में से होगा। इयोसीन के बाद आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन नहीं दिया ऑप्शन में। उसके बाद आता है मायोसीन। मायोसीन इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आता है प्लायोसीन। प्लायोसीन इसमें है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 थी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन भी थी, NH3 यानी अमोनिया भी थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभी जो मॉडर्न एटमॉस्फेयर है अर्थ का, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन सी सही आंसर है, नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 से 3.8 अरब वर्ष पूर्व महासागरों की गहराई में स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट यानी गर्म झरनों के पास हुई थी। जो सबसे पुराने जीव थे वो सरल एक कोशिकीय जीव थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया थे ये फोटोसिंथेटिक जीव थे, यानी ये प्रकाश संश्लेषण करते थे और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इन्होंने ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में बढ़ाई और इससे
आगे के जीवों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है डार्विन ने, 1859 में लिखा था इस किताब। क्वेश्चन नंबर 5, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बी है ओवर प्रोडक्शन, सी है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ये कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी जो जीव सबसे ज़्यादा फिट होंगे, ओवर प्रोडक्शन मतलब जो जीव सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष कर पाएंगे और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल पाएंगे, वही नेचर में सर्वाइव करेंगे। जैव विकास यानी एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? एवोल्यूशन को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था 1809 ईस्वी में। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ये किसने दिया था? ये दिया था लैमार्क ने। उनका कहना था कि फिजिकल चेंजेस एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कैन बी पास्ड ऑन टू इट्स ऑफस्प्रिंग, मतलब कोई जीव अपने जीवन काल के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन विकसित करता है वह उसकी संतानों में भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विकासवाद यानी थियरी ऑफ एवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने 1859 में। सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था लैमार्क ने। लैमार्क ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था, लेकिन इसको अगर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने की बात आती है तो वो किया था चार्ल्स डार्विन ने 1859 में। क्वेश्चन नंबर 9, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थियरी का प्रतिपादन किसने किया था? म्यूटेशन थियरी का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। इन्होंने 1901 में यानी 1901 में विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? यूनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पे किया था। क्वेश्चन नंबर 10, उत्परिवर्तन का सिद्धांत म्यूटेशन थियरी किसने दी थी? म्यूटेशन थियरी दी थी ह्यूगो डी ब्रीज ने। विकास का सिद्धांत यानी एवोल्यूशन की थियरी किसने दी थी? डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम की परिकल्पना की थी बीडल और टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम है क्या? प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह है जब एक जीन एक एंजाइम को एक विशिष्ट एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, तो जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन में कोई एक जीन परिवर्तित होता है तो उस जीन से लिंक्ड जो भी एंजाइम होता है वो नष्ट हो जाता है। तो उससे क्या परिवर्तन आता है इसका अध्ययन करते हैं, क्या नाम है? बीडल और टैटम। फिर आता है ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल को दिया था जैकब और मोनोड ने। ओपेरॉन मॉडल क्या था? ये वो तरीका है जिससे कोशिका ये तय करती है कि कौन सा जीन कब ऑन होगा और कब ऑफ। मतलब कोशिका जो है ये ऊर्जा की बचत करती है। कैसे बचत करती है उसको इन्होंने ओपेरॉन मॉडल के माध्यम से समझाया था जैकब और मोनोड ने। क्वेश्चन नंबर 11, विकास यानी एवोल्यूशन का मुख्य कारक क्या है? एवोल्यूशन का मेन जो रीजन है वो है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। क्वेश्चन नंबर 12, जैव विकास यानी एवोल्यूशन के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन सी, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, मतलब जिस अंग का उपयोग आप कम करेंगे वो धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद लोप हो जाएगा उसका। जैसे पहले जो सांप थे इसमें देखो छोटे छोटे पैर होते थे और आज के सांप में ये पैर नहीं है, क्योंकि बिल में जाने के लिए या चलने फिरने के लिए इन्होंने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? यह है क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव 40,000 वर्ष पूर्व यूरोप में पाए जाते थे। इनका मस्तिष्क काफ़ी डेवलप था। औजार निर्माण और हंटिंग में ये बहुत ही स्किल्ड थे, दक्ष थे। गुफा चित्रकला, सामाजिक जीवन और भाषा का विकास भी हुआ था। तो क्रो-मैग्नन मानव जो थे ये मनुष्य के हाल का पूर्वज है। लेटेस्ट पूर्वज जो देखा जाए मनुष्य का तो यही है। क्वेश्चन नंबर 15, डायनासोर थे। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। प्री कैम्ब्रियन जो इयॉन था ये 4.6 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 54 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय था। उसके बाद आता है फेनरोजोइक इयॉन जो कि 54 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर अभी तक का है। इसी में आता है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में जो कि 54 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 25 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय था। इसमें समुद्री जीवन का विकास होता है, मछलियाँ आती हैं, उभयचर यानी एम्फीबियंस पैदा होते हैं, प्रारंभिक सरीसृप यानी अर्ली रेप्टाइल्स भी इसी टाइम पीरियड में आते हैं। फिर आता है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा को डायनासोर युग भी बोलते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ट्रायसिक, जुरासिक और सेनोजोइक। इसमें प्रारंभिक पक्षी यानी आपको अर्ली बर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि इसका नाम था आर्क्योपटेरिक्स। आर्क्योपटेरिक्स यही जुरासिक पीरियड में आया था, जुरासिक टाइम में 14 to 15 करोड़ वर्ष पूर्व। इसको आर्क्योपटेरिक्स को माना जाता है कि ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कड़ी है।
उसके बाद आता है सेनोजोइक एरा। अब सेनोजोइक एरा में क्या है, स्तनधारियों का युग था ये, एज ऑफ मैमल्स। इसमें मानव का विकास भी हुआ और वर्तमान जो पीरियड चल रहा है ये भी सेनोजोइक एरा का ही पार्ट है। मैमथ पूर्वज हैं हाथी के। मैमथ किसके पूर्वज हैं? हाथी के। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की कड़ी है? तो आर्कियो ये 17 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये सरीसृप यानी रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कड़ी है। क्यों? इसमें रेप्टाइल्स के क्या लक्षण थे? इसकी पूंछ लंबी थी, चोंच में इसके दांत थे, हड्डियां इसकी जो है हड्डियां इसकी ठोस थी, जबकि पक्षियों की जो हड्डी होती है खोखली होती है, हल्की होती है। बर्ड्स के लक्षण क्या है? जो इसका फोर लिम्स है यानी अग्रपाद ये पंखों में रूपांतरित हो गए। जबड़ा जो है इसका, ये जबड़ा जो चोंच की तरह विकसित हो गया। पिछला पैर जो है ये पक्षियों के समान है जो इसके चलने फिरने बैठने में मदद करता है। धन्यवाद।